नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय जो चल रहा है उसका नाम है बिहारी। बिहारी में अगला जो पद है वो है आपके झीने पट में झुलमली, झलकती ओ पापा, सुर तरु की मनु सिंधु सिंधु में लसती सपल लवडा। क्या है बच्चों इसमें? इस दोहे में नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है इस पद में भी, दोहे में भी। झीने पट में झुलमली, नायिका के सामने नायिका के रूप का वर्णन करती हुई उसकी सखी कह रही है। क्या कहती है? सबसे पहले उसके कान के आभूषण के बारे में वर्णन कर रही है, कान के आभूषण के बारे में बता रही है। झीना पट यानी नायिका ने एक बहुत पतला वस्त्र धारण कर रखा है, पट सिर पर, जिसे हम कह सकते हैं घूंघट। सिर पर एक बहुत झीना पतला वस्त्र धारण कर रखा है। उस झीने पट में, पतले वस्त्र में, बारीक कपड़े में झुलमुली एक आभूषण है। झुलमली कर्णाभूषण है, मतलब कान का आभूषण। कान में पहना जाता है, कान पर, कान का एक आभूषण है। तो उसने वो कान का आभूषण कान में पहन रखा है, उसके ऊपर बारीक वस्त्र धारण कर रखा है, तो एक अद्भुत शोभा उत्पन्न हो रही है। जब नायिका के कान का आभूषण उसके पतले घूंघट से बाहर की ओर झलकता है, तब उसकी शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत अधिक उसकी शोभा, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। कैसा लग रहा है? नायिका ने कान में आभूषण धारण कर रखा है झुलमुली, और उसके ऊपर पतला वस्त्र घूंघट के रूप में धारण कर रखा है। कैसा प्रतीत हो रहा है? सुर तरु की मनु सिंधु में, सुर तरु कल्प वृक्ष, सुर तरु कल्प वृक्ष की मनु मानो सिंधु में, समुद्र में, लसती सफल लवडाल, लसत शोभायमान हो रहा है, पत्तों और डालियों के साथ शोभायमान हो रहा है, मानो कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष है। इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे जाकर व्यक्ति जो कामना करता है, जो कल्पना करता है, जो सोचता है, वो पूर्ण हो जाता है। तो मानो समुद्र के किनारे कल्प वृक्ष हो। अब समुद्र के किनारे जो कल्प वृक्ष होगा, उस कल्प वृक्ष की परछाई, छाया कहाँ दिखाई देगी? समुद्र के जल में दिखाई देगी। वैसे ही नायिका का जो सौंदर्य है वो कर्णाभूषण धारण करने के बाद, घूंघट निकाल लेने से, झीना पतला वस्त्र धारण कर लेने से उसका सौंदर्य है वो बहुगुना बढ़ रहा है, बहुत अधिक बढ़ रहा है। नायिका के सौंदर्य में अत्यंत वृद्धि हो रही है। तब उसकी नायिका ने कर्णाभूषण धारण कर रखा है झुलमुली नाम का, उसके ऊपर घूंघट डाल रखा है पतले वस्त्र का, तो उसकी शोभा बहुत बढ़ गई है। मानो सागर में कल्प वृक्ष की डाली अपने पत्तों के सहित लहरा रही है, क्योंकि घूंघट तो स्थिर तो रहता नहीं, हिलता है, सिर हिलाते, कान का आभूषण हिलेगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समुद्र के जल में कल्प वृक्ष की डालियाँ और पत्तियाँ शोभायमान हो रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों, मनु शब्द आ गए, जानो जनो मानो मनु जानू जनमु, मानो मनो शब्द जहाँ आ जाते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट, कहत नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजिया, भरे भोन में करत हैं नैनन ही शोभा। नायक नायिका है साथ,
अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लोगों के सामने नायक नायिका बोलकर तो बात कर नहीं सकते, बात करना आवश्यक उनका, लेकिन बोलकर बात नहीं कर सकते और लोग सुन लें। तो नायक और नायिका इशारे में, संकेत से बातें कर रहे हैं। नायक कह रहा है, कहत, नायक ने कहा, बच्चों ध्यान रखना, बोल नहीं रहे, संकेत से, इशारे से बातें कर रहे हैं। कहत, नायक ने कहा, क्या कहा मैं आपको पहले बता देता हूं। नायक नायिका से एकांत में मिलना चाहता था, अकेले में मिलना चाहता था। तो अकेले में मिलने के लिए नायक ने नायिका से कहा का मतलब बोला नहीं, संकेत से, इशारे से कहा। नायक ने इशारा कर दिया एकांत में मिलने का, तो नायिका नटक मना करती, नट गई कि नहीं। अब नायिका मना करके खीजी, क्रोध आया। कहत नटत रीझत, मना करके रीझ गई, इठलाई, इतराई, और खीजत, नायक को क्रोध आया। फिर मिलत, फिर दोनों की आंखें मिली, मिलत, दोनों नहीं मिले, दोनों की आंखें मिली वापस। खिलत, दोनों के दिल खिल गए, और लजियात, नायिका लजा गई, शर्मा गई। दोबारा देख लो, नायक और नायिका एक लोगों से भरे हुए घर में, भवन में मिल रहे हैं। तो नायक संकेत से नायिका को कुछ कहता है, कहत, नायक ने संकेत से कह दिया, तो नटक, नायिका ने मना कर दिया। तो आपको बता चुका हूँ क्या कह रहा है वो संकेत से, एकांत में मिलने के लिए, अभिसार के लिए कह रहा है। तो नायिका ने नटक मना कर दिया। रीझत, और नायिका मना करके रीझी, इठलाई, इतराई। नायक खीजत, नायक को क्रोध आया। फिर मिलत, फिर दोनों की आंखें मिली। खिलत, दोनों के दिल खिल गए, मतलब खुश हो गए। और लजियात, और नायिका लजा गई, शर्मा गई। भरे भवन में करत हैं, दोनों के दोनों, नायक और नायिका लोगों से भरे हुए भवन में कर रहे हैं। भरे भवन में करत हैं, क्या कर रहे हैं साहब? इशारों ही इशारों में बात कर रहे हैं। नैनन ही सो बात, आंखों ही आंखों से बातें कर रहे हैं नायक नायिका। बच्चों, ये श्रृंगार का है, इसमें श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार, दीपक, विभावना और अनुप्रास अलंकार। दीपक, विभावना और अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजा, कही हे सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। ये भी श्रृंगार का है। नायिका नायक से मिलने के लिए पत्र लिखना चाहती है, क्योंकि वैसे तो नायक मिलता नहीं, तो सोची कि पत्र लिखकर ही मैं अपनी विरह वेदना व्यक्त कर दूं, अपने दुख को प्रकट कर दूं। नायिका चाहती है, लेकिन नायिका से पत्र भी नहीं लिखा जा रहा है। नायिका से पत्र भी नहीं लिखा जा रहा है। तो कागज पर लिखत न बने, नायिका कह रही है कि हे प्रियतम, मुझसे कागज पर लिखत न बनत, कागज पर नहीं लिखा जा रहा है, कागज पर भी नहीं लिखा जा रहा है। कागज पर लिखत न बनत, मेरे से कागज पर भी नहीं लिखा जा रहा है, नहीं लिख बन पड़ रहा है, लिखते नहीं बन पड़ रहा है कागज पर। तो कागज पर मेरे से लिखा नहीं जा रहा विरह के कारण। कहत संदेश लजा, और आमने सामने होने पर तेरे को मैं संदेश कहूँ, इस बात में मेरे को लज्जा महसूस होती है, शर्म लगती है कि कैसे कहूँ मैं सामने। कहना चाहती हूँ लेकिन मेरे को लज्जा आती है, कागज पर मेरे से लिखा नहीं जा रहा, और मेरे को कहने या लिखने की आवश्यकता क्या? कही हे सब तेरो हियो, तेरा हृदय सब कह देगा। क्या कह देगा? कही है सब तेरो हियो, तेरा हृदय सब कुछ कह देगा। क्या कह देगा बच्चों? मेरे हिये की बात, मेरे हृदय की जो बात है, जो मैं तेरे को कहना चाहती हूँ या कागज पर लिखना चाहती हूँ, वो तेरा हृदय अपने आप कह देगा। ध्यान रखना बच्चों, जो प्रेम करने वाले होते हैं, जिन लोगों में सच्चा प्रेम होता है, उनके लिए कहा जाता है कि वो दो शरीर एक प्राण होते हैं, दो शरीर एक प्राण होते हैं। शरीर ही उनका अलग अलग होता है, दिल से, प्राण से, मन से, आत्मा से, वो एक ही होते हैं। एक बार राधा और कृष्ण मिले थे, दो शरीर एक प्राण होने की बात बताता हूँ।
राधा और कृष्ण मिले बच्चों एक बार, तो राधा ने कहा कि कृष्ण, हमें प्रेम करते हुए बहुत लंबा समय हो गया, अब हमें विवाह कर लेना चाहिए। बच्चों आपको मालूम है राधा और कृष्ण ने विवाह नहीं किया, तो राधा ने कहा कि भाई हमको प्रेम करते हुए बहुत लंबा समय हो गया, दुनिया तरह तरह की बातें करती है, तो अब हमें विवाह कर लेना चाहिए। ये बात राधा जी ने कही, कृष्ण को कही। कृष्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि राधे, विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक लड़का और एक लड़की, एक स्त्री और एक पुरुष, दो लोगों की आवश्यकता होती है विवाह के लिए। हम दो हैं कहाँ? हम कहाँ हैं दो? हम तो एक ही हैं। शरीर अलग अलग है हमारा, मन से, दिल से, प्राण से, आत्मा से हम एक हैं। तो एक व्यक्ति तो विवाह कर ही नहीं सकता अकेला व्यक्ति। हाँ, तू मेरे से अलग होती, कोई और होती, तो संभवतः मैं तुमसे विवाह कर लेता। वही स्थिति बच्चों यहाँ नायिका की। नायिका कहती है कि भाई मैं कागज के ऊपर संदेश लिखना चाहती हूँ, लेकिन विरह के कारण स्वेद, प्रस्वेद, पसीना, विरह में हाथों का कांपना, लगातार आंसू निकलने से स्पष्ट न दिखना, इन कारणों से मैं पत्र नहीं लिख पा रही हूँ। और फिर मन करता है कि यार पत्र लिखने की क्या जरूरत, मैं बोलकर कह दूँ संदेश, लेकिन कहते हुए बोलते हुए मेरे को लज्जा आती है, शर्म महसूस होती है। और वैसे भी मेरे को नए पत्र लिखने की ज़रूरत है, न कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मेरे हृदय में क्या भावना है, क्या बातें हैं, ये तेरा हृदय सब कुछ अपने आप जानता है, इसलिए तुमको कुछ भी कहने की, लिखने की आवश्यकता नहीं है। नायिका का अभिप्राय यह है बच्चों कि पत्र में या संदेश वाक्य द्वारा जो भाव में व्यक्त नहीं कर सकती, तुम अपने आप समझ जाओ। यमक और विरोधाभास अलंकार। अगला है नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, मुख का वर्णन है, चेहरे का। इस दोहे को पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि बिहारी बहुश्रुत कवि थे, बहुत लोग इनको पढ़ते थे, सुनते थे, और बहुत ज्ञानी कवि थे। इस दोहे से ये पता चलेगा कि उनको गणित का भी ज्ञान था, अंक ज्ञान था, अंक गणित का अच्छा ज्ञान था बिहारी को। इस दोहे से पता चलेगा। कहत सबे बेंदी दिए आंक 10 गुनो हो। अरे सभी लोग कहते हैं, कहत सबे, सभी कहते हैं, बेंदी दिए, बिंदी लगाने से, जीरो लगाने से आंक 10 गुनो हो। अंक का जो मान होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है बिंदी लगाने से। बच्चों ये एक है, एक के आगे बिंदी लगा दी, कितने हो गए? 10। कितना गुना बढ़ गया? 1 का 10 गुना 10। ये 2 है, इसके बिंदी लगा दी, कितना हो गया? 20। 2 का 10 गुना 20। कहत सबे, सभी कहते हैं, कहत सबे बेंदी दिए, बिंदी लगाने से आंक 10 गुना हो। तो अंक का जो मान है वो 10 गुना अधिक हो जाता है। 100 के बिंदी लगा दो, बिंदी लगाते ही 100 का 10 गुना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 के बिंदी लगा दो, 1 लाख हो जाएगा। मतलब है जितनी संख्या हो उसके बिंदी लगाने से उसका मान कितना बढ़ जाता है? 10 गुना। न 10 गुना से कम, न 10 गुना से ज्यादा, एक बिंदी लगाने। तो कवि कह रहे हैं कि अंक का मान तो बिंदी लगाने से केवल 10 गुना बढ़ता है। अंक का मान तो शून्य लगाने से, बिंदी लगाने से, जीरो लगाने से कितना बढ़ता है? केवल 10 गुना। लेकिन एक नायिका है, उसने अपने मस्तक पर, लीलार पर बिंदी लगा रखी है। तीय लीलार बेंदी दिए, लेकिन तीय के, स्त्री के लीलार पर, मस्तक पर बिंदी लगाने से अग्नि तो बढ़त उदोत, उसका जो उदोत है, उज्ज्वलता है, सौंदर्य है, वो अनंत गुना बढ़ जाता है। अंक के आगे बिंदी लगाने से अंक का मान कितना बढ़ेगा? केवल 10 गुना। लेकिन तीय स्त्री के लीलार, मस्तक पर, स्त्री के मस्तक पर बिंदी लगाने से बच्चों उसका मान कितना बढ़ता है? अनंत गुना, अगणित उसका मान बढ़ जाता है। मतलब उसके सौंदर्य में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। जबकि अंक में बिंदी लगाने से अंक का मान केवल 10 गुना बढ़ता है। मतलब नायिका का सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है। नायिका के बिंदी लगाने से ही उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। यह कवि की प्रौढ़ोक्ति कथन है, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दिया। अनुप्रास, यमक, यह अनुप्रास और यमक अलंकार है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट।
नायिका की वही वर्णन है नायिका का। एक नायिका विरह में डूब गई, उसका शरीर कमजोर हो गया है, बहुत पतली है नायिका, दुबली पतली। दीठ ही न परतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर कर का सलगत परस छाने जात। नायिका के शरीर की सुंदर चमक का वर्णन कर रहे हैं बिहारी। एक नायिका बहुत सुंदर है, कैसे रंग की है? सुनहरे रंग की। कैसे रंग की? सुनहरे रंग की। तो नायिका तो पहले तो नायिका भी सुंदर, नायिका ही सुंदर है, और फिर उस नायिका ने सोने के आभूषण और धारण कर रखे हैं। भाई पहली बात तो नायिका सुंदर, और सुंदर होने के बावजूद उसने सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं। नायिका का रंग कैसा? सुनहरा, सोने के आभूषण कैसे? सुनहरे। तो देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि कहां पर तो सोने के आभूषण है और कहां उसका शरीर है। कैसे पता चलता है? दीठ ही न परंतु दिखाई नहीं देती है नायिका। समान दुति, दोनों की एक समान चमक है। किसकी? नायिका के शरीर की और सोने के आभूषणों की। कनक कनक से का उसका जो शरीर है वो कनक कनक से, यानी सुनहरा शरीर है और सोने के आभूषण है उसके शरीर पर। कनक कनक से गात, सोना सुनहरा ही शरीर है, और गात यानी शरीर, और कनक स्वर्णिम आभूषण धारण कर रखे। तो नायिका के शरीर का पता ही नहीं चलता है, शरीर पर कहाँ शरीर है और कहाँ उसने आभूषण धारण कर रखे हैं, लेश मात्र भी पता नहीं चलता बच्चों। अब कैसे पता चले कि इसने कहाँ तो आभूषण धारण कर रखे और कहाँ गहने धारण कर रखे? भूषण कर कर कस लगे। भूषण कभी, भूषण यानी आभूषण। बिहारी कह रहे हैं कि भूषण जब कोई नायिका के हाथ लगाता, नायिका को स्पर्श करता है, छूता, तब नायिका के शरीर को छूता, तो जहां शरीर का जो भाग कर्कश, कर कर्कश, कर यानी हाथ को, कर्कश यानी कठोर लगता, हाथ को जो नायिका के शरीर के वो हाथ लगाता और नायिका के शरीर के का हाथ लगाता, तो जो हिस्सा कठोर लगता वो समझ जाता कि ये कठोर वाला हिस्सा तो आभूषण है, और जो कोमल है वो हिस्सा उसका शरीर है। तो हाथ लगाने से ही नायिका के शरीर का और आभूषणों का आवाज होता था, पता चलता था। वैसे दिखने से, देखने से नायिका के शरीर का और आभूषणों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था? क्योंकि नायिका का शरीर सुनहरे रंग का, और नायिका ने कैसे आभूषण धारण कर रखे? सोने के आभूषण धारण कर रखे। सुनहरा और स्वर्ण एक ही है, देखने से पता नहीं चलता। कैसे पता चलता? भूषण कर कर कस लगे। जब कोई नायिका के हाथ लगाता तो भूषण, आभूषण जो होते वो कर यानी हाथ को, कर्कश यानी कठोर लगते। हाथ लगाया, यदि हाथ दब नहीं रहा इसका मतलब तो आभूषण है, कठोर है तो, और यदि दब रहा है इसका मतलब शरीर है। परस पिछाने जात, यानी परस स्पर्श करने पर ही पिछाने जाते यानी पहचाना जा सकता है कि कहाँ नायिका का शरीर है और कहाँ नायिका के आभूषण। ठीक है बच्चों, एक और बच रहा है, वो भी देख लीजिए। एक नायिका बहुत सुंदर है साहब, अतिशयोक्ति अलंकार है, यहाँ थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कह दिया है। नायिका बहुत सुंदर है बच्चों। इसमें क्या है? एक नायिका, एक सखी नायिका के पास जाकर, नायक, एक सखी नायक के पास जाकर नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। एक सखी, एक सखी है, दूती है, जो नायक के पास जाकर नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही है कि नायिका इतनी सुंदर है। नायक जी कैसी है नायिका? आप भी देखो, अंग अंग नग जगमग। ये है नायक। नायिका कैसी है? उसके शरीर के अंग अंग इतने सुंदर हैं जैसे नग जगमगा रहे हो, रत्न जड़ित शरीर है उसका। अंग अंग नग जगमगा, उसके शरीर के अंग प्रत्यंगों पर इतने सुंदर हैं कि जैसे नग रत्न जगमगा रहे हैं, मतलब उसका शरीर बहुत सुंदर है। ये तो हो गई बात। दीप शिखा सी देह, और उसकी देह है, उसका शरीर है, उसके शरीर के अंग तो ऐसे हैं जैसे रत्न जगमगा रहे हो। ये तो शरीर के अंग है, और उसका शरीर कैसा है? दीप शिखा सी देह है। दीप शिखा, दीप यानी दीपक, और शिखा यानी लौ,
दीपक की लो, दीपक जलाते हैं तो वो जो जलती है ना, जलती हुई सी दिखाई देती है, इतनी हिलती भी है हवा के सारे। तो दीपक की जो लो होती है ऐसा उसका शरीर है सुंदर। उसके शरीर के अंग कैसे हैं? रत्न जड़ित, रत्नों की तरह सुंदर, दैदीप्यमान। और दीप शिखा सी दे, और दीपक की लो के समान, प्रज्वलित दीपक की लो के समान उसका शरीर है, मतलब बहुत सुंदर। तो उसके घर की क्या हालत रहती है बच्चों? नायिका के घर की, दिया बढ़ाए हुए। शाम के समय, रात के समय जब दीपक बढ़ा दिया जाता है, बढ़ाना बुझाना, जब दीपक को बढ़ा दिया जाता है, वैसे बोलते नहीं है बुझाना, जब दीपक को बढ़ा दिया जाता है तो बड़ो उजारोगे तो उसके घर में बहुत उजाला रहता है। इतना सुंदर नायिका का शरीर रत्नों की तरह जगमगा रहा है, और उसका शरीर है, उसके अंग तो रत्नों की तरह जगमगा रहे हैं, और उसका शरीर है वो कैसा है? दीपक की लो की तरह। दिया बढ़ाए हुए, रात के समय जब उसके घर में दीपक बुझा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तब भी उसके घर में बड़ो उजारोगे, बहुत अधिक उजाला रहता है, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार। बच्चों, ये आपका बिहारी का चैप्टर हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।